और फौज ने हमेशा ही लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया है। आपको इल्म है, अफगानों को इल्म है, हमें इल्म है। अक्टूबर के महीने में शफीक मैंगल को देखा गया था, वो जो राना मोहम्मद अशफाक हैं लश्कर तैयबा के, उनको वो पिस्टल गिफ्ट कर रहे थे। शफीक मैंगल ने बलूचिस्तान में हजारों शियाओं का कत्ल किया है। और इमाम खामेनी के शहादत के चौथे दिन ये जो धुरंधर फिल्म का जिक्र हो रहा है ना जी, उनका जो आकिब अली जरवारी साहब हैं, आकिब अली जरवारी साहब ने उनको मार्च के 4 तारीख को अपने पीपल्स पार्टी में दाखिल किया और उनको नेशनल असेंबली का टिकट दिया। किसके कहने पे दिया? फैसल नसीर जो हैं आईएसआई के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको डर्टी हैरी कहते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों को भी वो तशद्दुद करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म के तशद्दुद करते हैं लोगों के ऊपर, वो इस वजह से फैसल नसीर का नाम डर्टी हैरी है। मुझे तो देखें, मुझे थोड़ी सी ताज्जुब होती है कि इनके मुल्क का जो असल प्राइम मिनिस्टर है, जिसने कि अमेरिका को थोड़ा सा आंख दिखाया था, तो इनके फौजियों ने उसकी एक आंख निकाल दी। वो जो शख्स जो है जिनके लिए ये कह रहे हैं कि वो इंडिया से मिला हुआ है पीटीआई के लिए, बहुत अफसोस होता है। ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इमरान खान जो है, हम उनके कोई आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं है, वो भी हमारे लिए पंजाबी है जैसे ये भाई बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि उसकी एक इज्जत है दुनिया में, उसको लोग पसंद करते हैं। उसके साथ जो ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं। हम इनको क्या समझाएं? फिर ये कह रहे हैं कि हम इनका मुल्क तोड़ रहे हैं। ये तो खुद अपना मुल्क तोड़ रहे हैं। और ये जो आसिम मुनीर जो है, ये तो वाकई में इमरान खान सही कहता है, ये चरिया जनरल है। देखें, इसके 4 दिन रह गए थे, खत्म हो रहा था इसका टेन्योर, कि इसको दोबारा जो है शहबाज शरीफ ने ले आया। उन्होंने इस वजह से लिया है कि ऐसे बंदे को लाएंगे कि इमरान खान को दूर रखे इक़्तिदार से। ये इतने छोटे इनकी दिमाग है, जो अपने इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगा देते हैं। इमरान खान ने तो सही किया था कि अमेरिका के कहने से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश की थी। तो जो इनके जनरल जो अमेरिका के चेले हैं, उसने उस इमरान खान का क्या हाल कर दिया है, बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इस जनरल को आप देख लें, अपने ही शिया आबादी को कहे कि भाई आप वहां चले जाए। अब ये जो इरशाद भाई हैं यहाँ बैठे हुए, इन्होंने 2 बात यहाँ कही। पहले तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर बाद में इन्होंने कबूल किया और फिर कहा कि नहीं, ये उनके लिए नहीं कहा गया था, उन लोगों के लिए क्या कहा गया था। अमेरिकन मरीन्स ने फायर करके 11 शिया नौजवानों को कराची में कत्ल किया है। अरागजी साहब ने सही कहा, उन्होंने कहा कि हम ये जो 11 शिया कराची में शहीद हुए, हम उसका भी बदला लेंगे। देखें, इनको अपने हमसायों से अच्छी तरह ताल्लुकात रखने चाहिए। इनका सबसे बड़ा खामी ये है कि इन्होंने इंडिया से खामखा में अपनी दुश्मनी मोल ली हुई है। अभी भी ये इंडिया 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 कर रहे हैं। भैया, इंडिया के लोग शरीफ लोग हैं, सीधे लोग हैं, इस वजह से आप बदमाशी किए जा रहे हैं। हम तो इंडिया से कह रहे हैं हमें अपने मिसाइल दे दें, हम आपके ऊपर हर रोज लाहौर और रावलपिंडी में मिसाइल मारेंगे, तब आपको समझ आएगा। मैं सही सही कह रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे। आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में देखिए, रह पहले रहे हैं। आप अपने हमसायों को खुश करने के चक्कर में, जिन्हें आप हमसाए कहते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में अपनों को भी नुकसान या उनको भी ये कहा जाए खफा कर बैठे हैं। बलूचिस्तान वाले तो और नाराज हो गए, और शिया जो मुसलमान है वो भी नाराज हो गए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मस्ती भाई मेरे फरमा ये रहे थे कि जी एम्बेसी के बाहर से लोगों पे हमला के। देखिए, जिन लोग जो शरपसंद अनासिर एम्बेसी के अंदर घुस गए थे, वो उन्होंने जो उनके मामूर थे अमेरिकन
शार्प शूटर जो वहां ये मौजूद वाली थे बात एम्बेसी कई के बार अंदर, हो गई उषा जी, ये वाली उन्होंने बात कई अपनी बार हो गई। एम्बेसी बात की ये है हिफाजत। कि इतना लंबा वक्त हो गया, लगभग 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस घटना को लेकर। आपकी जुबान से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि पाकिस्तान में उस प्रदर्शन में जो लोग मारे गए उनके साथ में गलत हुआ, वो पाकिस्तानी थे। आप उन्हें भी काफिर कह देंगे, आप उन्हें भी काफिर कह देंगे जो अपने नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए अगर प्रेम जताने के लिए या उनकी मौत पर गम मनाने के लिए, विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो आप उन्हें भी काफिर कह देंगे। देखिए नैना, मैं ये कहूं कि क्या आपका क्या ख्याल है खामनाई जी की हमें अफसोस नहीं है? हमारा दिल और हमारी आंखें खून के आंसू नहीं रोते हैं? हम लोग नहीं सोते हैं रातों को भी। हमारी ख्वाहिश ये है, हम तो पूरी दुनिया, ईरानी तो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हम तो हर दुश्मन के लिए भी, जो काफर हैं उनके लिए भी बात करते हैं कि खुदा खैर करे, पूरी दुनिया जंगो जदल से बच जाए। हम तो आज भी कोशिश क्यों कर रहे हैं, मेरी हुकूमत, मेरे वजीर आजम, मेरे आर्मी अरे चीफ, डैमेज क्यों कंट्रोल ये की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल पूरी हो जाए? दुनिया जानती है डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। मैं अब आगा अब्बास रिजवी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले चूंकि इरशाद जी आपने एक बात कही थी कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर या समानांतर या अभी जो बड़ी परिस्थितियां हैं, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब संसद में आकर बोलता है ना इस पूरे ईरान की परिस्थितियों को लेकर, आपकी तरफ से आके पाबंदियां लगाई जाती हैं कि अब ये कहा जाए कि तेल पर पाबंदी है, राशन पर पाबंदी है, ये कहा जाए कि जिस रूप में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है आके, मैं चाहूंगी इरशाद जी को भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि जनता को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दुनिया में अलग अलग देशों से बात की जा रही है, बाकायदा जो तमाम पाबंदियों की बात कही जा रही थी, वो ऐसी तमाम पाबंदियों पर जो झूठे फेक नैरेटिव पेश किए गए थे ना, उसकी पिक्चर क्लियर कर दी। उन्होंने एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और तेल की आपूर्ति के लिए कई रास्ते खुलवाए हैं। तो ये अंतर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में। जरा इसको क्लियर कट ले लीजिए, सिर्फ आप ऐसी फिल्में देखने से कुछ नहीं होता, हकीकत भी सामने आ जाती है। आगा अब्बास रिजवी जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, पाकिस्तान हमेशा ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र करता है, या ये कहा जाए कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जम्मू कश्मीर का फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करता है, अपने ही देश के कई मुसलमानों को वो काफिर कह देते हैं, वो लोग जो बड़ी स्तर पर एक बड़ी संख्या है शियाओं की। तो ये किस तरह का स्टैंड है रिजवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है कि बेसिकली बात इस तरीके से हम शुरू करें कि थोड़ा सा अभी पास्ट में जाना है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अगर हम डिफरेंट ह्यूमन जो कमीशंस जो हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन आज तक जो हमारी कम्युनिटी है, नियर अबाउट 55,000 जो लोग हैं उनको कत्ल किया गया है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए कि जब भी मुहर्रम आता है तो मुहर्रम में जो हमारे कम्युनिटी के लोग जुलूस में शिरकत करते हैं, और ये पूरी दुनिया गवाह है कि किस तरीके से उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। एक तो बात ये होगी, और जिस तरीके से अगर हम तारीख को देखें, ये हिस्ट्री है कि 1988 में आप देख लें कि उसी गिलगित में, जिस गिलगित में चंद दिनों पहले ये जो आज ईरान और अमेरिका वार चल रही है, और उस वार में कि तकरीबन 8-10 आदमी गिलगित में मारे गए हैं, इसी तरीके से सिकारदू में मारे गए हैं, और कराची, इस्लामाबाद में भी मारे गए हैं। मैं इन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, मुझे बताएं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, और जहां हिंदुस्तान में कोने कोने में वो मुख्तलिफ जुलूस निकले हैं, और किस जुलूस में कहीं क्या पत्थरबाजी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जहां जहां भी ईरान के हक में जुलूस निकले हैं, और वहां पुलिस के इंतजामात और या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ रही है, हमेशा साथ साथ रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो जनरल आसिफ मुनीर ने 19 मार्च को, कि जब हमारे जो वहाँ जिशोर और जिज्जत उलमा है, उनको बुलाया था इफ्तारी के दावत पे, लेकिन वहाँ वो दावत ऐसी दावत मैं ये बताऊं कि जिसमें हमारे उलमाओं को तजलील किया गया है, और वहां उनको ये कहा गया है कि भाई जिसको ईरान के साथ प्यार है तो वो ईरान चला जाए। लेकिन मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि
पाकिस्तान बेसिकली आज अगरचे अभी ये हमारे जो बरादर दोस्त हमारे ये कह रहे थे कि आज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नेगोशिएशन हो, लेकिन दरअसल अगर मैं ये देखूं कि तारीख गवाह है और हर वक्त गवाह रहेगी कि ईरान के बारे में जो एक नेगेटिव एक पहलू पाया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान का रोल रहा है। और जब भी आप ये देखें कि अमेरिका में मैं जवाब दे दूं, मेरा बहुत लंबा हो गया। जब आपने बात की तो मैंने बात तो नहीं की है ना, मुझे बात करने तो फिर जो कुछ कहना है बाद में कहें आप, बात करने दो। और मैं आपको बताऊं कि जब भी पाकिस्तान को मौका मिला है उन्होंने ईरान के पीछे खंजर घोंपा है। और मुझे ये बताएं कि अगर किस मुल्क में, दुनिया के किस कोने में किसी दीवार पे ये लिखा हो काफिर काफिर शिया काफिर, अगर आप पाकिस्तान में जाएं वहां हर दीवार पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर। जिस तरीके से वहां के एक आलिम दीन ये कह रहे हैं कि यहाँ के फौज में तकरीबन हमारे 3 से 3.5 लाख फौज हैं, और उसके बावजूद जब भी पाकिस्तान को अपने बचाने की जरूरत पड़ती तो तब उनके खून का नजराना पेश किया जाता है। और जब नस्ल कशी होती है, जब जो वहां के मिनियार्टीज में जो शिया लोग हैं, जब कत्ल आम किया जाता है तो तब वहां शियों का कत्ल आम होता है। और मुझे ये बताया कि जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं आप, काफी ज्यादा झूठ आपने बोल लिया। मेरा ख्याल बस कीजिए अब, मतलब इससे ज्यादा झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरी कोई नस फट जाएगी दिमाग की। जितना आप झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप हिंदुस्तान के चैनल पर बैठ करके, मुझे बताइए कि कौन से जुलूस में और कौन सी जगह पे खून रेजी अहले तशरीफ भाइयों की होती है और कब हुई है। फिरका वाराना फसादात जहां भी होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? हुकूमत पाकिस्तान करती है, हुकूमत के लोग करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे करते हैं। देखिए कहाँ लड़ाई नहीं होती फिरका वाराना। जो बात आप हिंदुस्तान की कर रहे थे, क्या हिंदुस्तान में मसालिक को इतनी आजादी हासिल है जितनी पाकिस्तान में? शाह जी सुनिए, शाह जी मसले को घुमाइए नहीं, इस मसले को घुमाइए नहीं। आगा बस रिजवी जी ने आपको एक्सपोज कर दिया। आप हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल उठाए जाते रहे ना। उन्होंने बताया कश्मीर में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे रिजवी साहब, बड़े प्रदर्शन हुए थे इरशाद जी, और वैसे ही प्रदर्शन जो पाकिस्तान में भी हुए ईरान के हमलों को लेकर। और जैसा रिजवी जी ने कहा कि कितना बड़ा अंतर नजर आ जाता है। आप बात को कहां से कहां घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? नैना आप घुमाते हैं बात को। देखें वो गलत बोल रहे थे, ऑल फॉल बोल रहे थे, अब बिल्कुल खामोश, ऐसे सन्नाटा आपके स्टूडियो में। अरे ऐसा क्या गलत बोला? उन्होंने आईना दिखाया ना कि बड़े प्रदर्शन तो जम्मू कश्मीर में भी हुए, हिंदुस्तान में भी हुए। क्या गोलियां चलाई गई अमेरिका की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से? जब मुझसे इतना झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा झूठ सुन के, पाकिस्तान के खिलाफ, अहले तशरीह के खिलाफ, सुन्नियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मैं तब दरमियान में बोला हूं, अदरवाइज मैं बोलना नहीं चाहता था। अगर वो सही बोलते रहते, एक ट्रैक पे रहते, हिंदुस्तान की ट्रेन में ना बैठते, एक इस्लामिक ट्रेन पे चलते या एक दुनियावी ट्रेन पे चलते, एक मसालिक की बात ना करते, तो मैं खामोश रहता। देखिए बात यह है कि इनसे सिर्फ मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ मासूम अनासा, कि मुझे बताइए कहाँ कत्लो गारत हो रही है अहले तशरीह की पाकिस्तान में? कौन से जुलूस पे हमला किया किसी ने? हाँ, जो मसालिक की जंग है, जब ये जिस तरह नारा लगा रहे थे, इससे तो मेरी फौज को भी गाली देते हैं, मुझे भी गाली देते हैं लोग। ये लोग हैं जो शर्तपसंद लोग होते हैं, उनको मजा भी मेरे इदारे ही चकाते हैं, मेरे इदारे उन्हें पकड़ के जेलों में बंद करते हैं, मेरे इदारे उनको सजाएं देते हैं। ये पाकिस्तान की आप जनता को ये सब बोल के बरगला सकते हैं, लेकिन हकीकत तो आप समझिए ना, एक बड़ा तबका है या नहीं है, खासतौर से पाकिस्तान की सेना में शिया मुसलमानों का, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? और जिस रूप में आपने कहा, अहमद जी बार बार इस बात का जिक्र लगातार इरशाद जी कर रहे हैं, जिस रूप में कभी वहां पर ये शांति की बात होती है, इस रूप में कभी कोई प्रदर्शन नहीं होते, बड़े हमले होते। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खासतौर से प्रभावित रहा इन सारी चीजों को लेकर, और पुराने वक्त से हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है शिया मुसलमानों को लेकर भी। देखें, आज से बहुत साल पहले जब मैं क्वेटा गया था, तो क्वेटा के जो दीवारों पर इन्होंने लिखा हुआ था आईएसआई वालों ने, देखें ये आईएसआई के अपने बच्चे हैं, ये जितने भी गंदे अंडे हैं ये सब के सब आईएसआई के बच्चे हैं। इन्होंने खुद, वो भाग गए ना फौरन, वो इन्होंने खुद ये सारे क्रिएट किया, क्योंकि जब 1971 में उनको शिकस्त हुई थी
तो उस वक्त से इन्होंने ये प्लानिंग बनाया था कि हमें इस किस्म के आउटफिट्स और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लाना है कि जिससे कि हम पाकिस्तान के फौज को काम करना ना पड़े, लेकिन जो भी रियासत के से थोड़ा सा भी अलग हैं उनको हम कुचल दे सके। तो क्वेटा के रोडों पे ये लिखा हुआ था कि शिया दुनिया के बेहतरीन काफिर हैं, शियाओं को काफिर। बलूचिस्तान में शियाओं के ऊपर जो हमले ये शफीक मेंगल ने, जो अभी आकिब अली जरवारी साहब के साथ उनके पार्टी में शामिल हुए हैं, इस शफीक मेंगल ने हजारों शियाओं का कत्ल किया है। ये क्यों इकबाल भाई, आप क्यों ये चीज को नहीं मान रहे हैं? शफीक मेंगल ने क्या नहीं किया है कत्ल शियाओं का? हजारों का किया है। आप क्यों इस बात को जुटलाएंगे? वो फैसल नसीर के दस्ते रास्त हैं या नहीं है? देखिए, ये आपके अपने मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। आप वहां पर शिया 4 करोड़ हैं। आप अगर इन 4 करोड़, अब आपने जो है बलोचों को नाराज किया हुआ है, आपने पश्तूनों को नाराज किया हुआ है, अब आप जाके शियाओं से भी लड़ेंगे। आप कहाँ लड़े? आप मुझे एक बात बताएं, इस जनरल को मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन ले कि जनरल को जेब देता है कि ये आके कहे कि बलोच 10 नस्ल तक भी हमारे साथ नहीं लड़ सकते हैं। हमारा एक एक नौजवान इसके ऊपर नाराज है। किस किस्म का जनरल आप लोग ले आए? जी जवाब ले लेती हूं मैं। आप जवाब सुनिए। बात यह है कि आपने बात की कि जी कोयटा में आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा। मैंने भी अर्ज की, जब ये मसालिक की जंग हुई, उन जो फितनावर लोग थे, जो भी थे, अहले तशी की तरफ से, अहले सुन्नी की तरफ से, जिस जमात की तरफ से भी लोग लड़ रहे थे, उनको मेरे इदारों ने क्या कैदो बंद की सहूलतें नहीं दी? क्या उनको सबक नहीं सिखाया? मेरे इदारों ने सिखाया। अगर उनको लड़ने दिया जाता, शिया सुन्नी फसाद होने दिया जाता, क्या ख्याल है कि कितने लोग शहीद हो जाते, कितने लोग तबाह हो जाते, कितने खानदान मुर्दार हो जाते। देखें, ऐसी बातें मत कीजिए। दुनिया में हर जगह इस तरह के फितना फसाद के लोग होते हैं जिनको, लेकिन इरशाद आलम जी, दुनिया में हर जगह हो सकता है, लेकिन फिर आप या तो ये अपने आप को ये कहा जाए मुस्लिमों का रहनुमा मानने से इनकार कर दीजिए सीधे सीधे। आप दुनिया में जब भी बात होती है तो आप ये सारी बातें कहने लग जाते हैं, लेकिन या तो आप उसको सिरे से नकार दीजिए। आलोक साहे जी आपकी इस बात पे आलोक साहे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नाना जी, देखिए, मैं इनके साथ डाटा से बात करना चाहता हूं, क्योंकि बिना डाटा के हर चीज झुठला देंगे। डाटा इन्होंने बताया कि पाकिस्तान बहुत कंगाल है, लेकिन बहुत ही इनकी प्रेस्टीज है और इनकी इज्जत है। इनकी इज्जत का मैं नमूना पेश कर रहा हूँ। 2018 में इनके प्रधानमंत्री, हम 2025 की बात करते हैं। सुन लीजिए ना, अभी मेरे को कहने दीजिए, मेरे को कहने पीछे आप 2018 में 18 विश्व में ऐसा, मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ जो विश्व में आपको नहीं मिलेगा कहीं। किसी दूसरे देश की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। एक प्रधानमंत्री को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे 2018 में फ्रिस्किंग किया गया। 2025 में अभी अजरबैजान के जो आपके एम्बेसडर हैं उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। क्या इज्जत है साहब? कोई देश के प्रधानमंत्री की फ्रिस्किंग आपने दुनिया में देखी है? आपने दुनिया में किसी एम्बेसडर को जिसके पास पासपोर्ट और वीसा हो उसको वहां से पकड़ के डिपोर्ट करके निकालते हुए देखा है? एयरपोर्ट पे, लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। मैं इज्जत की बात बता रहा हूँ आपको, कितनी इज्जत है आपकी, वो आपको बता रहा हूँ आपको कितनी इज्जत है। पता है कि किसी एम्बेसडर को निकाला गया हो, पासपोर्ट छीन लिया गया हो, उसको जहाज पे बिठाया हो, खबरदार दोबारा मत आना। कनाडा से हिंदुस्तान के पूरे एम्बेसी के स्टाफ को, एम्बेसडर को दुत्कार के निकाला गया। आप बताइए, क्या मेरे किसी एम्बेसडर को निकाला गया किसी से? इरशाद साहब सुनिए, इरशाद साहब, वो तो दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आप उसके राजदूत को बाहर कर देते हैं। मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहा हो और एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं है किसी देश के साथ, न भविष्य, न कभी पास्ट में हुआ है, न कभी फ्यूचर में, पता नहीं कभी होगा कि नहीं। आलम जी, आप ये वो बहुत ज्यादा वक्त दूर नहीं है जब